कल क्या काम किया था हमने? कल हमने एक काम कर लिया था कि हम बेसिकली अपना ऑब्जेक्ट बना लिया था। ऑब्जेक्ट के अंदर हमने फंक्शंस भी ऐड कर लिए थे एंड फंक्शंस दो हमने ऑब्जेक्ट बनाए थे। दो के अंदर हमारे पास जो है वो मुख्तलिफ प्रॉपर्टीज़ और मुख्तलिफ फंक्शंस जो है वो मौजूद थे। बट एक चीज़ यहाँ जो नोटिसेबल थी दैट वाज के कैलकुलेट, क्योंकि सारे के सारे क्या है, प्लान है ना, तो प्लान के अंदर जो है यहाँ पर भी सेम फंक्शन है कैलकुलेट एनुअल का, और दूसरा एक फंक्शन है प्लान का, उसके अंदर भी एक फंक्शन मौजूद है कैलकुलेट एनुअल का। तो इस तरह अगर हमारे पास 10-12 प्लान होंगे तो वी विल हैव सेम कोड जो है वो रिपीटेडली वहाँ पर नज़र आ रहा होगा। खैर, इसका हम हल क्या करेंगे? सबसे पहले तो हम अभी जो काम करने जा रहे हैं उसके अंदर हम यहाँ पढ़ने जा रहे हैं ऑब्जेक्ट कंस्ट्रक्टर्स। कंस्ट्रक्टर्स का नाम सुना है कभी? हाँ। आज कह सही रहो लेकिन पहुंच नहीं पा रहे वहां तक, कुछ ऐसा ही था। जब हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग पढ़ रहे होते हैं तो वहां पर जो ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे होते हैं तो हमारे पास जैसे ही ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है इट कॉल्स कंस्ट्रक्टर। ऑब्जेक्ट क्रिएट होने के लिए वो क्या करता है, कंस्ट्रक्टर के पास जाता है। तो बहुत सारे मुख्तलिफ कंस्ट्रक्टर हो सकते हैं, डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर भी होता है, ओवरलोडिंग होती है कंस्ट्रक्टर्स की। तो यहाँ हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के पैराडाइम में तो नहीं देख रहे हैं बट समहाउ वैसा ही है। ऑब्जेक्ट कंस्ट्रक्टर हम बना रहे हैं, क्यों ज़रूरत पड़ रही है, सवाल ये है। जब मैं यहाँ पर दो ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ, वैसे 3 बना लूँ, 4 बना लूँ, 5 बना लूँ, 10 बना लूँ, वाई वी नीड अ कंस्ट्रक्टर ऑब्जेक्ट? बिकॉज मैंने कहा रिडंडेंसी बहुत ज़्यादा हो रही है। सेम प्लान 1 जो है उसकी एट्रीब्यूट्स जो प्रॉपर्टीज हैं और जो उसके अंदर फंक्शन है वही सेम रिपीट हो रहा है, वही प्रॉपर्टीज वही फंक्शंस रिपीट हो रहे हैं प्लान 2 में भी। सिर्फ उनकी वैल्यूज क्या होंगी, चेंज होती रहेंगी। 10-12 प्लान ऐसे होंगे तो क्या हम 10-12 बार सेम चीज रिपीट करते रहेंगे? तो हमारी कोशिश बेसिकली ये होती है कि हमारा कोड जो है वो रिपीटेड ना हो। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इसके लिए हम यूं समझ लो कि एक मॉडल ऑब्जेक्ट बना लेते हैं, कंस्ट्रक्टर बना लेते हैं, और फिर हम उससे जितने चाहे उसकी कॉपी जो है वो क्रिएट कर सकते हैं। उसके लिए हम सिंपल क्या करते हैं, एक हम फंक्शन बनाते हैं और इसकी कन्वेंशन ये है कि इसको कैपिटल से ही लिखा जाए। प्लान का हमारे पास एक कंस्ट्रक्टर फंक्शन बनाया हमने, ठीक है, और ये कंस्ट्रक्टर फंक्शन जो है प्लान में क्या क्या चीज़ें हमने प्रोवाइड करनी थी, हमने प्लान को नेम देना है, प्राइस देना है, और क्या था, स्पेस, ट्रांसफर और डिस्काउंट मन। स्पेस, ट्रांसफर
और डिस्काउंट मंथ्स। ठीक है। अच्छा, ये डिफरेंट भी हो सकते हैं, अब क्योंकि हमने पहले यही लिए थे, हम इसी पे काम कर रहे हैं। अब ये वो फंक्शन के पैरामीटर्स हैं जिनमें वैल्यू आएगी, हम रिसीव कर लेंगे। रिसीव कर लेंगे तो फंक्शन के अंदर अवेलेबल हो जाएगी। अब इस वैल्यू का क्या करना है, इस वैल्यू को जो यहाँ कैच हो रही है एक वेरिएबल के अंदर स्टोर करना है। उस वेरिएबल का नाम क्या होगा, सेम नाम रख सकते हैं कि जो वैल्यू नेम में आई है एक वेरिएबल बनाओ नेम के नाम से, उसमें डाल दो। तो यहाँ पर हम चूंकि एज अ प्रॉपर्टी यूज करेंगे और यहाँ हम यूज करेंगे दिस डॉट नेम। अभी दिस को डिस्कस करते हैं। दिस डॉट नेम, ये वाला नेम जो है ये पैरामीटर है, ठीक है। और ये रहा वो जो हमने यहाँ यूज किया, जैसी वैल्यू यहाँ आएगी इसके पास कैच करेगा, हमने इसको फंक्शन में इस्तेमाल किया और हमने एक वेरिएबल में डाल दिया। इसको तो मैं चेंज नहीं कर सकता ना, बिकॉज ये तो वो है जिसमें वैल्यू कैच की है। इसको मैं कुछ भी रख सकता हूँ नाम, इसका नाम क्या हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो मैं कह सकता हूँ प्लान नेम, इसको मैं कह सकता हूँ खाली नेम। अच्छा, हम कन्वेंशन ये है कि एक जैसा ही रखते हैं ताकि गड़बड़ ना हो बाद में कि भाई नेम क्या है और प्लेन नेम क्या है, तो बस नेम आया नेम में डाल दिया, ये करते हैं, ठीक है। और इसी तरह दिस डॉट प्राइस, इसमें क्या डाल दूंगा, तो प्राइस रिसीव करेगा। इसी तरह दिस डॉट ट्रांसफर, इसमें ट्रांसफर डाल देंगे। दिस डॉट क्या है अभी, डिस्काउंट मंथ्स, इसमें डिस्काउंट मंथ्स डाल देंगे, ठीक है। इसी तरह दिस डॉट, हमारा फंक्शन का नाम क्या था, कैल्क एनुअल का फंक्शन, वहीं से कॉपी करके ले आता हूँ। कैल्क एनुअल का फंक्शन, ये पूरा हमने यहाँ से लेके यहाँ तक कॉपी कर लिया। ठीक है, या हमने ये फंक्शन कॉपी कर लिया, ये एक प्रॉपर्टी, इसके अगेंस्ट ये पूरा फंक्शन जो है वो पुराना वाला ऐसे ही लिख लिया। अब ये मेरे पास एक कंस्ट्रक्टर फंक्शन बन गया, ठीक है। यानी मैंने जो बार बार कोड लिख रहा था प्लान 1 के लिए प्लान 2 के लिए, मैंने एक समझ लो टेम्पलेट बना लिया। क्या कर लिया, एक टेम्पलेट बना लिया। अब इसकी मदद से हम क्या कर सकते हैं, जितने चाहे प्लान्स जो हैं वो बना सकते हैं, जितने चाहे प्लान्स जो हैं वो बना सकते हैं। लाइक बस हम देंगे आराम से। देखो अब मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, मैंने यहाँ लिखा भाई कि मैं प्लान 1 बना रहा हूँ, क्या करूँगा, न्यू प्लान। अच्छा, अब ये आपके लिए नया लगेगा कि ये क्या है, पहले एक बात समझाता हूँ। इसके अंदर हमारे पास, हम बहुत सारी दफ़ा ये इस्तेमाल कर चुके हैं। कहाँ इस्तेमाल किया हमने, देखो ये क्या किया है, ये भी हमने कंस्ट्रक्टर फंक्शन कॉल किया है, किसका, डेट का। ये हमने नहीं बनाए थे, वो बिल्ट इन जावास्क्रिप्ट के अंदर पहले से क्या था, मौजूद था। इसके अलावा हमने जब एरे बनाते हैं, ये मुझे बताओ कैसे पता है कि ये एरे है, ब्रैकेट की वजह से। अच्छा, इसको यूं भी लिख सकता हूं मैं, ये डायरेक्ट भी क्रिएट हो जाती है
और इसके कंस्ट्रक्टर फंक्शन की मदद से भी मैं सेम एरे क्रिएट कर सकता हूँ। ठीक है, अगर आप इसको व्यू करेंगे तो ये आपको कोई अलग टाइप की एरे जो है वो नहीं दिखाएगा। ये क्या करेगा, आपको एरे में ये और ठीक है सेम, तो वो बेसिकली क्या कर रहे हैं, ये क्योंकि जावास्क्रिप्ट ने पहले ही एरे की सारी फंक्शनलिटीज पीछे डिफाइन की हुई हैं, तो वी कैन इजीली यूज द कंस्ट्रक्टर फंक्शन ऑफ एरे टू क्रिएट एरे। लेकिन जावास्क्रिप्ट ने प्लान नामी कोई फंक्शनैलिटी डिफाइन नहीं की है, तो प्लान वाली फंक्शनैलिटी अब हम यूजर डिफाइंड कंस्ट्रक्टर बना रहे हैं। वो बिल्ट इन कंस्ट्रक्टर से काम चल रहा था, अब हमें प्लान बनाना है। तो अब जब मैं इसको कह रहा हूं कि भाई ये ए डबल आर क्या है ये एरे है, यानी कह रहा हूं कि ए डबल आर एक ऐसा वेरिएबल है जिसकी टाइप क्या है, एरे। ए डबल आर वन क्या है, इसकी टाइप क्या है, एरे। अब मैं यहां लिख रहा हूं, तो अब आप मुझे बताओगे न्यू प्लान, इसको क्या क्या चाहिए, नेम चाहिए, मैंने कहा अभी एडवांस। ठीक है, प्राइस कितने होंगे इसके, दिस, स्पेस कितना होगा, दिस, ट्रांसफर रेट कितना होगा, दिस, और डिस्काउंट मंथ कौन से होंगे, 1, 6, 12। और कुछ डालना था क्या, 1, 2, 3, 4, 5 वैल्यूज चाहिए थी, नेम, प्राइस, स्पेस, ट्रांसफर और डिस्काउंट मंथ। अब मुझे ये बताओ कि प्लान 1 क्या है, वेरिएबल है, किस टाइप का है, ऑब्जेक्ट टाइप का, यानी प्लान टाइप का वेरिएबल है। जब एरे जो है ए डबल आर जो है वो एरे टाइप का वेरिएबल है, तो प्लान 1 जो है वो प्लान टाइप का वेरिएबल। ठीक है, या आसान जबान में कहूं कि ये एरे ऑब्जेक्ट है, ये एरे ऑब्जेक्ट है, तो ये प्लान ऑब्जेक्ट है। अब आसानी क्या हो गई हमें कि एक बार हमने अपना ये टेम्पलेट बना लिया, तो मैं यहां पर चाहे प्लान 1 बनाऊं या मैं प्लान 2 बनाऊं, अब मुझे बार बार लिखने की जरूरत नहीं है। क्या मैं प्लान 3 बनाऊं, प्रॉपर्टीज की जो वैल्यू असाइन कर दी है वो चेंज कर देंगे हम। ठीक है, यहां मैं क्या करता हूं, वैल्यू चेंज कर देता हूं कि भाई ये बेसिक प्लान है। ठीक है, ये भी एडवांस प्लान है, और ये इंटरमीडिएट प्लान, राइट। प्राइसिंग भी चेंज कर लेता हूं, ये एडवांस है, ये 199 वाला है। ठीक है, ये इंटरमीडिएट है, ये 50 वाला है। ठीक है, तो अब जितने चाहे ऑब्जेक्ट्स मैं बना सकता हूं। समझ में आती बात। अब मुझे इस तरह से, पहले मैंने क्या किया था, पहले मैंने प्लान 1 बनाया, पूरी कहानी डिफाइन करी, फिर प्लान 2 में आया, फिर पूरी कहानी डिफाइन करी, फिर प्लान 3 में आऊंगा, फिर पूरी कहानी डिफाइन करी। नाउ वी हैव अ टेम्पलेट, उसकी मदद से हम क्या कर रहे हैं, जितने चाहे ऑब्जेक्ट्स जो हैं उनको क्रिएट करते चले जा रहे हैं। समझ में आती बात, फ्लो समझ में आ रहा है, किया क्या है, हुआ कैसे, वो तो फिर बाद में समझ में आ जाएगा, लेकिन दिमाग एक्सेप्ट करना चाहिए कि हाँ ये काम किया, क्या रीजन है। ठीक है, तो अब हमारे ऑब्जेक्ट्स क्रिएट हो गए,
तो हम कॉल कर सकते हैं किसी भी प्लान के लिए कुछ भी करके, हम यहाँ पर जो है हर प्लान को सारी चीजें जो है वो अवेलेबल होंगी। एग्जीक्यूट नहीं हुआ। प्लान 1 डॉट आ रहे सारे फंक्शन। जैसे मैं कोई एरे बनाता हूं तो मेरे पास सारे फंक्शन आते हैं, ठीक है। एरे बनाता हूं तो मेरे पास सारी चीजें आती हैं, लेंथ आती है, कॉन्कैट करना, ये करना, वो करना, क्योंकि ये सब उन्होंने एरे वाली कंस्ट्रक्टर के अंदर डिफाइन किए हुए होंगे। एरे वाली क्लास के अंदर भी, क्लास नहीं पड़ी तो अभी सिर्फ समझ लें कंस्ट्रक्टर के अंदर ही डिफाइन किए होंगे, राइट। तो अब हमने चूंकि अपना ऑब्जेक्ट बना लिया है प्लान 1, तो डॉट लगाऊं तो कैलकुलेट एनुअल डिस्काउंट, मन, नेम, प्राइस, ट्रांसफर, सारी चीजें उसकी आ रही हैं, और भी कुछ बिल्ट इन फंक्शन ऑब्जेक्ट पे अप्लाई हो जाते हैं वो आ रहे हैं, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पे कहता हूँ प्लान 1 का नाम क्या है, एडवांस है, सारी प्रॉपर्टीज गेट कर सकता हूँ। प्लान 1 के प्राइस कितने हैं, 99 है। अच्छा, अभी सालाना क्या पढ़ेंगे, प्लान 1 डॉट कैल्क एनुअल, ठीक है। ये फंक्शन कॉल करता हूँ, ठीक है। तो एनुअल प्राइस क्या पढ़ेंगे, पूछ रहा है परसेंटेज कितनी अप्लाई करनी है। मैंने कहा यार क्यों पूछ रहा है ये, बिकॉज ये महीना डिस्काउंट वाले महीने में आ रहा है। तो अब हम यहाँ दे देते हैं, मैंने कहा अभी इसको 90% पे दे दो, प्राइस दे दे, तो हमारे पास अच्छा आप देख लेते हैं प्राइस की वैल्यू नहीं आ रही, अनडिफाइंड आ रही है, वो कुछ क्योंकि ये रिटर्न कर रहा होगा यहाँ से। अच्छा उसने वहां पर डाल दी है, इधर डाल दी, ठीक है। हमने चेंज कर लिया था ना कल, याद है किसका। अभी उसकी तरफ आता हूँ। अब इससे क्या होता है, देखो पहले ये वाली बात समझ लो, दिस को आखिर में, अभी पहले ये क्लियर हो जाए। तो अब ये हमारा चल गया बिल्कुल फंक्शन प्लान 1 के लिए। अगर मैं इसी को प्लान 2 के लिए कहूँ कि भाई प्लान 2 डॉट कैलकुलेट एनुअल, ये किया हमने, मैंने कहा भाई इसको इतनी अप्लाई कर दो 90%, यार 60% पे दे दो, ठीक है। तो क्या कह रहा अभी, प्राइस प्लान 2 के इतने ही प्राइस है, प्राइस एप्लीकेबल 60% हुए, तो कितने का पड़ रहा है 7.928, ठीक है। समझ में आती है बात। तो अभी जो बात हमने सीखी है वो क्या थी, दोबारा रिपीट करता हूँ कि हम पहले जो हमने कल काम किया कि हम बार बार प्लान बना रहे थे, बिल्कुल सही कर रहे थे, चल भी रहा था, ओके था, लेकिन जरा सोच हमें बहुत ज्यादा कोड लिखना पड़ रहा था, और सिमिलर टाइप ऑफ कोड, जैसे फॉर एग्जांपल कोई स्टूडेंट रजिस्टर्ड होता है तो सारे स्टूडेंट से एक जैसी डिटेल ली जाती है ना, फॉर्म जो होता है वो एक जैसा ही होता है ना। और इससे सबसे बड़ा मसला एक और हल हो गया है कि अगर मैं यहाँ प्लान 3 बनाने बैठ जाऊं या कोई और बनाने बैठ जाए, तो हो सकता है वो कोई और तीसरी चीज यहाँ डाल दे, हो सकता है वो वेरिएबल का नाम चेंज कर दे, ठीक है, हो सकता है ना। तो इससे ये बिल्कुल ऐसी बात है कि आप एडमिशन लेने के लिए आए और मैं आपसे कहूँ फॉर्म फिल कर दें, और फॉर्म फिल करते हुए आपको क्या दे दूं, एक पेन दूं और एक ब्लैंक पेपर दे दूं। अब क्या होगा, सबसे टॉप पे आप अपना नाम लिखेंगे, चलो ठीक है, नीचे कोई अपने फादर का नाम लिखेगा, कोई नहीं लिखेगा, उसके बाद कोई ईमेल लिख देगा, कोई कॉन्टेक्ट पहले लिख देगा, तो हर फॉर्म क्या हो जाएगा, जरा डिफरेंट हो जाएगा। यूनिफॉर्मिलिटी फॉर्म के अंदर
नहीं आएगी। और जब यूनिफॉर्मिलिटी नहीं होगी तो फॉर्म में से डाटा निकालना कितना मुश्किल होगा। अगर मैं कहूँ कि जाओ कॉन्टैक्ट नंबर सबके निकाल के ले आओ, अब उसको ढूंढना पड़ेगा, किसी ने ऊपर लिखा है, किसी ने नीचे लिखा है, किसी ने इधर लिखा है, किसी ने उधर लिखा है। तो जब हमने एक ऑब्जेक्ट फॉर्म कर दिया, तो अब जितने भी ऑब्जेक्ट बनेंगे वो सारे के सारे ऑब्जेक्ट किसको फॉलो कर रहे होंगे, इसी कंस्ट्रक्टर प्लान को फॉलो कर रहे होंगे। ठीक है, इसी कंस्ट्रक्टर प्लान को फॉलो कर रहे होंगे, बिल्कुल कॉपी बन रही होगी। जस्ट लाइक यू आर फिलिंग एक प्रिंटेड फॉर्म है, सबने एक ही जगह पर नाम लिखना है, सबने एक ही जगह कॉन्टैक्ट लिखना है, सबने एक ही जगह कोर्स का नाम लिखना है, एंड सो ऑन। ठीक है, तो कोड दूं ये? बस यहाँ पे बस याद रख लीजिए कि जब हम ऑब्जेक्ट बना रहे होते हैं तो यहाँ हम कॉलन लगा के वैल्यूज दे रहे होते हैं, कंस्ट्रक्टर के अंदर हम इक्वल टू लगा के दिस करके दे रहे हैं। अभी दिस के ऊपर अब गुफ्तगू अब आप नेक्स्ट करेंगे, पहले आप इसको एग्जीक्यूट कर लें और दोनों के डिफरेंस को दोबारा जहन नशीन कर लें कि क्यों हमने ये स्टेप उठाया है और किस तरह हमें ये फायदा दे रहा है। स्टाफ पे कनेक्ट हो जाओ, ये नहीं कनेक्ट हो रहा, हो गया। अब देखो आ गया, आ गया। ये बना सकते हो सिंपल सा सिनेरियो इसका। वो जो उस नेटवर्क पे होता है फाइल उस पर शेयर कर देता है बस। शुरू करें? ऐसी क्यों बैठे होते यार, पूरी जावास्क्रिप्ट पड़ी है। नहीं वो सबके साथ भी पढ़ाने वाला है, लेकिन ये जावास्क्रिप्ट की प्रैक्टिस करो सारी चीजें। बस शुरू करते हैं आज से जो है ना। और हाँ, टेस्ट अभी ये अनाउंस कर देंगे, इसके बाद वाली क्लास का तो मैंने अनाउंस कर दिया है। असल में बहुत सारी चीज़ें हो रही थी, मैंने इंटेंशनली जो है प्रोजेक्ट्स को रोका, टेस्ट को रोका। उसकी बुनियादी वजह ये थी कि काफ़ी सारे लोग जो है ना वो ड्रॉप आउट हो गए। थोड़ा और प्रेशर डालता ना तो ये भी गायब हो जाते, इसलिए मैंने सोचा बिल्कुल रिलैक्स दिया, सिर्फ पढ़ाया जाए, अंडरस्टैंडिंग हो। उसमें होता ही है ना कि अब मैंने असाइनमेंट दिया, आपने नहीं किया, एक क्लास में नहीं किया, दूसरी क्लास में भी कोई असाइनमेंट दिया, फिर वो भी नहीं हुआ आपसे, तो वो जो मोटिवेशन लेवल है सामने वाले का वो बस उसको फॉर एनी रीज़न वो नहीं कर रहा, अपनी गफलत की वजह से नहीं कर रहा, अपने एग्ज़ाम की वजह से नहीं कर रहा, या अपनी किसी और मसरूफियत की वजह से नहीं कर रहा,
तो फिर वो तीसरी क्लास में जो है ना वो आता ही नहीं है। तो मैंने इंटेंशनली जो है उन चीज़ों को रोक दिया कि नहीं, चलो पहले थोड़ा सा मोमेंटम बन जाए और ज़्यादा प्रेशर जो है नहीं लगाए। आप शुरू कर देंगे। सब चीज़ें रोक दी थी मैंने, इसीलिए आपने देखा कोई नहीं, कोई भी काम नहीं दिया, ना पढ़ने के लिए ना उसके लिए नहीं। रिलैक्स हो के भी आए, सिर्फ जो बात पढ़ी जा रही है उसकी प्रैक्टिस कर लें। किससे डेवऑप्स करना चाह रहे हैं? सबसे पहले अगर ट्रैक जो है खुद से शुरू कर दें, लिनक्स सीखना लिनक्स सीखना शुरू करें, अच्छी कमांड लिनक्स पे हासिल करना शुरू करें और बड़ी अच्छी ग्रिप होनी चाहिए। और लिनक्स की जैसे हो जाए ना तो कोई ऑनलाइन सर्टिफिकेशन देखें, उसके ऊपर जो है ना वो कोशिश करें लेने की। लिनक्स फाउंडेशन की है, कुछ पेड भी हैं, कुछ फ्री में मिल जाती हैं। रेड हैट की जो है ना सबसे है वो पेड है लिनक्स की, वो लेना शुरू करें। क्योंकि अब जो भी पिलर आपने खड़ा करना है मजबूत खड़ा करना है। अब वो राइट टाइम आ गया, अब ये नहीं कि हाँ अभी पढ़ रहे हैं, अभी अब आपको अपने आप को जो है ना वो बच्चा समझे कि हाँ अभी कुछ नहीं, अब नहीं, अब एक चीज़ आपने पढ़ ली, अब जावास्क्रिप्ट खत्म हो रही है, गो विद ऑनलाइन जो मुख्तलिफ साइट्स क्विज लेती हैं, सर्टिफिकेट्स देती हैं, ये करती हैं, जाओ उनके टेस्ट। उससे क्या होगा, जावास्क्रिप्ट की जो टेक्निकल क्वेश्चंस हैं वो एक्सपोज होंगे, आपको समझ में आएगा कि पढ़ने में सवाल क्या आता है और एग्जाम में सवाल क्या आता है। ठीक है, और फिर कॉन्फिडेंस भी डेवलप होगा, सर्टिफिकेट मिलेंगे, उसको लगाओ, लिंक्डइन आईडी बनाओ, उस पर डालो, अपना जावास्क्रिप्ट का प्रोफाइल जो है वो डेवलप होना शुरू हो। इसी तरह से अब लिनक्स कह रहा हूँ, लिनक्स पढ़ना शुरू करो, लिनक्स पढ़ो, लिनक्स के जो ऑनलाइन टेस्ट वगैरह हैं वो दो, ताकि आपका कॉन्फिडेंस जो है वो बढ़ना शुरू हो। कोशिश करो कोई पेड जो प्रोफेशनल सर्टिफिकेशन होती है वो ले लें। फिर फर्दर डेवऑप्स में जो है वो डेवऑप्स का देखें, ऑनलाइन क्लाउड की क्या क्या जो है ना AWS की वीडियोस मौजूद हैं, जिसमें AWS की जो है वो सर्टिफिकेशंस होती हैं। अच्छा, मैं इसके अंदर एक चीज़ दिखा देता हूँ। हमारे पास एक इदारा है कराची में, वो लोग ऑनलाइन तैयारी कराते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, और वो 16 हफ्तों का कोर्स है उनका, AWS का, फ्री ऑफ कॉस्ट है। और जब आप वो कोर्स कर लेते हैं तो वो आपको AWS की सर्टिफिकेशन भी फ्री ऑफ कॉस्ट करा देते हैं। ये बेसिक सर्टिफिकेशन होती है, जिसको क्या कहते हैं, सर्टिफाइड प्रैक्टिशनर के नाम से कुछ है। वो वाउचर भी देते हैं और तैयारी करके आप उनसे पढ़ के वो एग्ज़ाम भी दे के अपना निकाल सकते हैं। ठीक है, ये इदारा जो है अभी यहाँ पे तो फेसबुक चलता नहीं है, आप फेसबुक पे सर्च करेंगे तो वो इनिशियली जो है वो आपसे 5,000 रुपये सिक्योरिटी डिपॉजिट लेते हैं, लेकिन जैसे ही क्लासेस ख़त्म होती हैं तो वो वापस कर देते हैं। ये फेसबुक पे सर्च करेंगे learntech.pk, मैं इनकी साइट यहाँ देख लेता हूँ, learntech.pk, AWS रीस्टार्ट के नाम से आएंगे तो इनके बैजेस आ रहे होते हैं। AWS CCP कहलाते हैं ना, ACCP प्रैक्टिशनर प्रोग्राम,
इसमें एनरोल्ड हो जाए, ठीक है। एप्लीकेशन फॉर्म, उनका टेस्ट तो होता नहीं है, वो लिखा हुआ है इन्होंने, इंटरव्यू डायरेक्ट हो जाता है एडमिशन। पाइथन भी होगी, लिनक्स भी होगी। तो ये क्लासेस होती है इनकी रोजाना 5 डेज अ वीक, 3 घंटे की रोजाना क्लास होती है। और 4 हफ्तों का है या पता नहीं कितने हफ्ते, देख लेना इसके अंदर जाके, ठीक है। जो लोग इंटरेस्टेड हैं डेवऑप्स में, तो ये आपकी फ्री में तैयारी भी हो जाएगी और सर्टिफिकेशन भी हो जाएगी। पढ़ाते बिल्कुल बेसिक्स हैं, बेसिक वहाँ से कि व्हाट इज कंप्यूटर से पढ़ा देते हैं। 12 वीक्स है, कहाँ लिखा हुआ? भाई इतना लेट लेट आओगे तो क्या कैसे काम चलेगा, मुझे बताओ। तो इनके पास इनरोल्ड हो गए ना, तो ये हो जाएगा यहाँ से इंशाल्लाह। लिनक्स भी पढ़ा रहे हैं, सब सब चीज़ें पढ़ाएंगे ये खुद ही। हाँ, और बंदे भी अच्छे हैं, जो पढ़ाने वाला लड़का है वो भी बहुत ज़बरदस्त है। मेरे पास ऐसी आ गया सर, मैंने इनरोल कर दिया था, फिर मैंने इनको 5,000 रुपये भर दिए थे। आज जब वो उन्होंने पढ़ाना शुरू किया ना, तो वो इतना बेसिक था, इतना बेसिक था कि वो कीबोर्ड माउस और रैम रोम से होते 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 वो चलता। अब मैं क्या करता था, वो सिर्फ जो है वीडियो मैंने रिकॉर्ड पे लगा के, सुबह सुबह क्लास होती थी, मैं रिकॉर्ड पे लगा, मैं रात भर काम करता था। सुबह 9 बजे क्लास होती थी, मैं थोड़ी अटेंडेंस लगाई, रिकॉर्ड पे लगाई और सो गया। तो फिर मुझे वाचर वगैरह भेज दिया था उन्होंने, लेकिन मैं एग्ज़ाम भी नहीं दे पाया। अरे यार, पता नहीं, पैसे भी मिल गए थे। हाँ, पैसे तो पहले देते हैं, वो आपकी अटेंडेंस इतनी हो गई ना 70%, वो कहते हैं सिर्फ भागे नहीं आप, मैं कि जो है ना रजिस्टर्ड होके जो है। अब ये सारी वीडियो जो है ना, मैंने वो खुद भी रिकॉर्डिंग जो है उनके लिंक भेज देते हैं कि अगर आपने देखनी है रिकॉर्डिंग, तो मैं वो ईमेल आ जाती है, वहां से इसके जो है ना। हम इसको AWS को पढ़ाएंगे। और ये मेरे ख्याल से कौन सा आप लोग का AWS मतलब PKR 9 है, तो ये ठीक है। ठीक हो गया। अच्छा जी, ये है कि तो इतना बोरिंग था मेरे लिए, तो दो मैं, तीन तरह की होती हैं, ठीक है। आती थी आपके अच्छा मुझे इसके अंदर आप रहेंगे तो प्रैक्टिशनर में तो नहीं। वही आप वाईफाई से कनेक्टेड हो सकते हैं। होता है वाईफाई का जो राउटर है नहीं होते। डेवऑप्स होता अच्छा, क्या है, ये सवाल अच्छा अभी तक किसी ने किया नहीं था। हाँ भाई, डेवऑप्स क्या होता है? डेवऑप्स क्या होता है? देखो, एक सॉफ्टवेयर डेवलप हो जाता है, ठीक है। जब आप सॉफ्टवेयर डेवलपर डेवलप कर लेता है, तो उसका काम खत्म हो जाता है। अब वो सॉफ्टवेयर रन कहाँ होगा? आजकल जो सॉफ्टवेयर रन होते हैं वो क्लाउड पे होते हैं। सॉफ्टवेयर्स का बैकएंड भी जो है वो क्लाउड पे होता है, डाटा स्टोरेज भी जो है वो क्लाउड पे होता है। अब क्लाउड क्या होता है? बादलों में होता है। कोई भी रिमोट आपकी मशीन के अलावा कोई भी जो सर्वर है जहाँ चीजें स्टोर हो रही है वो क्लाउड है, ठीक है ना। वो क्लाउड है, जो रिमोट सर्वर है। आजकल AWS जो है वो, अगर हम AWS यूज कर रहे हैं, तो वो हो सकता है इंडिया में पड़ा हो, बांग्लादेश में पड़ा हो सर्वर, जहाँ से हम कनेक्टेड है। तो सब चीज़ें वहाँ डिप्लॉयड होती हैं, सारी डेटाबेस वहाँ होती है। क्यों ऐसा क्यों है? लोग, हम अपने पास क्यों नहीं डिप्लॉय कर रहे? देखो, अगर हम अपने पास सर्वर लगाते हैं, तो कोई 5 करोड़ रुपए का तो सर्वर आएगा। देखा है कभी यूनिवर्सिटी में किसी इदारे में कोई सर्वर रूम बने होते हैं, सर्वर रखे हैं, 4 AC लगे हुए हैं, 0 डिग्री पे टेम्परेचर चाहिए, एक बंदे की मुसलसल ड्यूटी है, UPS अलग चाहिए, जनरेटर अलग चाहिए, एक बंदे 3 बंदे चाहिए 8-8 घंटे की ड्यूटी के, कितना कॉस्ट है। लेकिन वो इदारे जो अपना डाटा किसी से शेयर नहीं कर सकते क्लाउड पर भी,
उनके लिए मैंडेटरी, वो खर्च करते हैं। वैसे बैंकिंग सिस्टम है, डिफेंस के सिस्टम है, ये लोग अपने सर्वर इंटरनल खुद ही लगाते हैं। लेकिन हम जैसी छोटी ऑर्गेनाइजेशन जिनको इतना कंसर्न नहीं होता, ठीक है, तो वो क्या करते हैं, वो कहते हैं यार इतना इंफ्रास्ट्रक्चर में पैसा खर्च करने से बेहतर ये है क्या किया जाए, सर्विस ले ली जाए, क्लाउड पे डिप्लॉय कर लिया जाए, वहीं अपनी डेटाबेस रखी जाए। ठीक है, तो इस वजह से क्लाउड जो है वो फेमस हो गया। और दूसरी वजह क्या है फेमस होने की, अब मैंने एक सर्वर लगा लिया 5 करोड़ रुपए का, खर्चा भी कर लिया। अब क्या है, अब जैसे अभी दिसंबर की सेल आ गई दराज के पास, ब्लैक फ्राइडे चला दिया, अब इन दिनों ट्रैफिक ज्यादा हो जाता है, अब सर्वर लोड नहीं उठा रहा, आप गए दूसरा सर्वर खरीद लिया, जनवरी में फिर लोड कम हो गया, अब वो सर्वर बेकार पड़ा है, उस पर इतना ट्रैफिक ही नहीं आ रहा, कॉस्ट जो आपकी लगी वो क्या हो गई, जाया हो रही है, उसके लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर लगाया वो जाया हो रहा है। अब क्लाउड में क्या है कि अगर आपका लोड बढ़ता है, इलास्टिक बैलेंसिंग होती है। क्या इलास्टिक समझते हैं ना, जितना जितना लोड बढ़ता जाता है वो खिंचता जाता है, जितना लोड कम होता जाता है वो वापस अपनी जगह पे आता रहता है। तो ये सारी मैनेजमेंट वहाँ चल रही होती है, आपको एडिशनल करने की जरूरत नहीं। तो बहुत सारी तरह से जो है वो क्लाउड जो है वो जबरदस्त है। तो मोस्टली अब ज़्यादातर जो है वो क्लाउड बेस्ड काम हो रहा है। तो ये डेव ऑप्स है, इसको कहते हैं डेवलपमेंट ऑपरेशंस। डेवलपमेंट का काम अलग है, ये ऑपरेशंस का काम कहलाता है कि हम कहाँ चलेगा, डाटा मैनेजमेंट कैसे होगी, एप्लीकेशन चल रही है, डिप्लॉय कहाँ होगी, उसमें कोई अपडेट करनी होती है फिर वो डेवलपर के पास होती है, लेकिन वो रनिंग मोड में चल रही होती है तो वो डेवऑप्स इंजीनियर के पास चल रही होती है। डेवऑप्स इंजीनियर को कोडिंग आती है पर वो कोडिंग करता नहीं है बेसिकली, उसको थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए कि कोडिंग कैसे होती है या पैकेजेस कौन कौन से हैं, नोट कैसे चल रहा है और ये सारी चीज़ें। तो एक अच्छी फील्ड है और काफ़ी डिमांडेड है। थ्योरेटिकल भी इसमें बहुत कॉन्सेप्ट है, इसका इंटरव्यू बहुत थ्योरेटिकल होता है, लिनक्स भी इन्वॉल्व है ना और सारे। लेकिन इनका जो कोर्स है ना जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये मैंने कहा ना रोजाना 3 घंटे क्लास हो रही है 5 दिन, और कितने हफ्ते हो रही है, 12 हफ्ते हो रही है। ठीक है ना, तो ठीक है, ये ₹5000 रिफंडेबल डिपॉजिट, प्रोग्राम ड्यूरेशन 12 वीक्स। तो वो हाँ, तो हर छोटी बड़ी चीज़ जो है वो डिस्कस की है, और एग्ज़ाम के हवाले से भी कैसा एग्ज़ाम आता है और सारी चीज़ें। और ये AWS का अपना प्रोग्राम है, इनका नहीं है, AWS के तावन से हो रहा है। ठीक है, AWS ही इसको फंड कर रहा है। तो वहाँ जो AWS के स्पेशलिस्ट बैठे होते हैं, वो कोर्स कंटेंट को देख रहे होते हैं, तो वो आपका एग्जाम भी उसी कंटेंट के हिसाब से लेते हैं जो आपने टीचर से पढ़ाया होता है। वो वाली नहीं चल रही होती सर्टिफिकेशन जो सबके लिए चल रही है। अगर वो टीचर कहता है कि यार मेरे लोग जो हैं वो इस वाले सेक्शन में ज़रा कमज़ोर हैं, तो फिर वो एग्ज़ाम ऐसा देते हैं उसके पोर्शन का क्वेश्चन ज़रा कम कर लेते हैं, मतलब सर्टिफिकेशन आराम से निकल जाती है सर्टिफिकेशन। लेकिन फिर भी लोग फेल हो रहे हैं, फिर भी लोग फेल होते हैं, बट वो बिल्कुल ही नॉन टेक्निकल लोग भी होते हैं इस तरह भी, कि जो प्रोग्रामिंग वाले नहीं होते, नेटवर्क के बंदे हैं, इसके बंदे हैं, वो भी आ जाते हैं स्किन सर्टिफिकेट के अंदर, तो वो उनको बड़ा मुश्किल लग रहा होता है, लेकिन आप लोग आराम से कर जाएंगे। तो इस पे अप्लाई कर दीजिएगा अगर इतना टाइम है, नहीं तो फिर अटेंडेंस लगा के सो जाइएगा, बाद में देख लीजिएगा। ठीक है, एक्सेस भी मिलता है क्लाउड पे पढ़ने का, सारी चीज़ें, और बहुत सारी चीज़ों का एक्सेस मिल जाता है, फ्री आवर्स भी मिल जाएंगे क्लाउड के ऊपर। चलो, फ्यूचर में नहीं, अभी ही डिमांड ज़्यादा है, फ्यूचर की क्या बात है, अब कौन सा फ्यूचर, हम फ्यूचर में ही रह रहे हैं, अब कोई फ्यूचर व्यूचर नहीं है, अब हम फ्यूचर में ही रह रहे हैं। नहीं नहीं, अब ये तो ये ऐसी चीज़ है जिसकी तरफ तो हम ग्रो कर रहे हैं ना, जिसकी तरफ तो हम ग्रो कर रहे हैं इस वक्त। आईटी में जो है ना, वो आप कुछ भी कर रहे हैं तो वो डिमांडेड है। और हाँ, मतलब ये बात ये है कि और किसी इंडस्ट्री में फ्रीलांसिंग नहीं हो पाती ना। इलेक्ट्रिकल इंजीनियर है, मैकेनिकल इंजीनियर, मल्टीपल ही दे यार, मतलब इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी से
बड़ी बड़ी इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी से, वहाँ कराची में भी, लाहौर में भी, यहाँ से जो है ना 4-4 साल लगा के, 5-5 साल लगा के जो है ना वो आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, मैकेनिकल इंजीनियर बन रहे हैं। मार्केट में जॉब ही नहीं, इंटरव्यू देने जा रहे, 40,000 की नौकरी नहीं दे रहा कोई। अब वो भी क्या करें, इस नौकरी क्रिएट ही नहीं हो रही, इन्वेस्टमेंट ही नहीं हो रही, प्रोडक्शन ही नहीं हो रही, तो जॉब्स क्रिएट कहाँ से होंगी? तो वो आपको ऑफर ही नहीं कर रहे। वो लोग फिर क्या, वो सारे इंजीनियर जो है ना फिर वो वेब डेवलपमेंट पढ़ रहे हैं, डाटा साइंस पढ़ रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, क्या करें, वो सब जाए। और ऐसे यही हालात है, यही हालात है। तो आप लोग तो चूंकि CS अगर पढ़ रहे हैं, सारी चीजें कर रहे हैं, तो यू आर ऑन राइट ट्रैक। बस थोड़ा टाइम लगेगा, जल्दी नहीं है, ठीक है। मैं फिर जिस तरह मैंने थोड़ी देर पहले बात की कि जो पिलर गाड़े है ना वो बड़ा मजबूत हो। अगर कोई आप कह रहे हैं कि मैंने जावास्क्रिप्ट पढ़ ली है, तो यू मस्ट हैव कमांड। तो वो हर चीज नहीं आती होगी, लेकिन आपको कमांड होनी चाहिए। आज के दौर में एनालिटिकल थिंकिंग अच्छी होनी चाहिए। कोड लिखना इज नॉट अ प्रॉब्लम, वो चैट जीपीटी से बोलो, वो दे देगा कोड। बट चैट जीपीटी से बोलूं क्या, प्रॉब्लम ये है, प्रॉब्लम को समझना है, प्रॉब्लम के स्टेप्स क्या होंगे, ये एनालिटिकल स्किल भी बड़ी इंपॉर्टेंट, ठीक है, कि एनालाइज करना आपको आता हो। कोड लिखना इज नॉट अ प्रॉब्लम नाउ, ठीक है, लेकिन हमें सीखना तो है ना, उसको सीखना है, सारी चीजें करनी, इंटरव्यू देना है, सारी सब लेकर आना है। तो जो भी काम सीख रहे हैं, जो भी काम चल रहा है, कंसिडर इट कि ये मैं ऐसा हूं कि कम से कम अगर 100 लोग बैठे हों तो आई एम द बेस्ट उन 100 में, तो मैं सबसे, मैं कह सकूं मुझे इन सबसे अच्छा आता है। वो वाली सिचुएशन पैदा करें। टाइम लगेगा, बट यू आर ऑन अ राइट ट्रैक। किसी को जल्दी जॉब मिल जाएगी, किसी को थोड़ी देर में जॉब मिलेगी, बट जैसे मिल जाएगी, साइकिल का व्हील घूमना शुरू हो जाएगा, यू विल सी कि तेजी से कैसे मल्टीप्लाई हो रहा है। एग्जाम्पल आपके सामने होंगी, बहुत से लोगों को देखा होगा, ठीक है, कि जिन्होंने अपना करियर शुरू किया 10,000 रुपए की इंटर्नशिप से, 5,000 रुपए की इंटर्नशिप से, 3 महीने बाद इंटर्नशिप खत्म हुई, जॉब पे चले गए, 30,000 मिलने लगे। दूसरी कंपनी चले गए, 4 महीने बाद, 3 महीने बाद 60,000 पे चले गए। 6 महीने वहां काम के छोड़ के कहीं 1 लाख पे चले गए। अब आज बताओ, किसी इंडस्ट्री में किसी 1 साल एक्सपीरियंस वाले बंदे को 1 लाख रुपए दे रहा है? सवाल ही नहीं पैदा होता। और अगर चलो दे भी दिया है, किसी इंडस्ट्री में लगा भी हुआ है, तो उसके पास दूसरी अपॉर्चुनिटी नहीं है वो कि छोड़ के कहीं और चला जाए। अब वो स्टक है वहां पर, बस अब उसको सालाना जो है ना 4,000 रुपये 5,000 रुपये तनख्वाह बढ़ेगी, और वो उसी हिसाब से बस अपनी लाइफ गुजारेगा। हमारे पास कितने ऑप्शन है, हमारे पास हर दूसरे महीने नई नौकरी आती है, 20-30 हजार रुपये ऊपर मिल रहे होते हैं। ऐसा है नहीं है? इतने काम इतना ज्यादा हो रहा है, इतने ज्यादा सॉफ्टवेयर हाउसेस खुल रहे हैं, इतनी ज्यादा अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं कि एम्प्लॉय को रोकना बड़ा मुश्किल हो गया हमारे लिए। हम लड़का तैयार करते, एक लड़का आया जूनियर, पास आउट हो गया, हमने 6 महीने उस पर मेहनत करी, सुबह उसका सुबह सुबह मैसेज आ गया कि सर मेरी वहाँ जॉब हो गई, मुझे इतने पैसे मिले। चलो जी, क्या कर सकते हैं, गुड लक। तो ये ऑप्शन भी सिर्फ आप वाली कम्युनिटी के पास मौजूद है, तो इसको थोड़ा सीरियस लें, समझें, और अपना मोटिवेशन लेवल उसको अप रखें कि नहीं यार करना है, एंड दिस इज द अपॉर्चुनिटी। अभी हो सकता है पेशावर में इतने ज़्यादा सॉफ्टवेयर हाउसेज ना हो, या बिल्कुल ही ना हो, लेकिन एक चीज़ शुरू हुई है, तो वो आहिस्ता 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 जो है वो फैलेगी, और वो चीज़ें आने लगेंगी। जब लोगों को पता चलेगा, यार लोग इतने पढ़ भी रहे हैं, उतनी टेक्निकल स्किल सीख भी रहे हैं, और कुछ निकल रहे हैं, अभी फैसलाबाद जा रहे हैं, लाहौर जा रहे हैं, तो वो कंपनीज फिर यहाँ आ जाएंगी, यहाँ ऑफिस बनाने लगेंगे, और वो सिस्टम जो है वो शुरू हो जाएगा। किसी भी बड़े शहर में ऐसे ही शुरू हुआ होना, ऐसा तो नहीं होगा वो शहर बना और सब कुछ वहां बन गया, उसने भी जीरो से ही काम शुरू किया होगा, ठीक है। सैलानी का प्रोग्राम शुरू हुआ कराची में तो 2012-13 में, तो ऐसे ही हालात थे, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता चीजें क्या होती गई, मेच्योर होती गई, लोग निकलते गए, और सिलसिला जो है चल पड़ा। आपके लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि यू आर द पाइनर्स, आप पहले लोग हैं जो निकलेंगे पेशावर की मार्केट में, या फैसलाबाद में, या कहीं जाएंगे, ठीक है। तो ड्रॉप आउट करना बड़ा आसान है। देखो मैं बता रहा हूँ, फिर क्लास में ना आना, यहाँ कौन सी आप फीस दे रहे हैं,
पेरेंट्स पूछेंगे यार 50,000 भरे थे तुम जा नहीं रहे पढ़ने, बड़ा आसान है, नहीं आए आप सोते रहे। बट ये ड्रॉप आउट ही क्या हल है, क्या हार मान लेना ही हल है? आज इसको छोड़ो, कल किसी और काम को जाओगे, फिर वहां भी आप वो आदत बन जाएगी, जरा सा प्रेशर हुआ कुछ हुआ करने वाला मैं नहीं कर रहा, तो वो आदत बन जाएगी। फाइट करना सीखें और देखें वो, मैं अपने आप को कैसे मोटिवेट करूँ, कहते हैं अभी इसने कर लिया, अबे इसने कर लिया तो मुझसे नहीं हो रहा। वो चाबी सिर्फ एक है, वो है कंसिस्टेंसी। आप कंसिस्टेंस रहें, स्लो स्लो रहें भले, बट बी कंसिस्टेंट, मुसलसल एक काम को करते रहें, मुसलसल करते रहें, ठीक है? तो उससे काम जो है वापस होने, हम साथ साथ क्या होता है, हमें थोड़ा मोटिवेशन मिलता है, हम बड़े मोटिवेट होते हैं, ठीक है? और कहते हैं आज तो जो है ना, आज से तो बस सबको पिछाड़ देना, सारी रात बैठ के कोडिंग कर रहे हैं, वो एक ही दिन करी, अगले दिन नहीं हो रही, ठीक है ना? वैसे होता है, जुम्मा पढ़ के निकलते हैं तो इमाम साहब की तकरीर सुन के बस तो तहज्जुद भी पढ़ूंगा और ये भी करूंगा, एक आध दिन पढ़ भी लेते हैं, लेकिन फिर क्या होता है, फिर नहीं हो पाता। तो छोटा करें बट मुस्तकिल, बार बार करें, कम पढ़ें डेली बेसिस पे, 1 घंटा पढ़ें, आधा घंटा पढ़ें, लेकिन मुसलसल पढ़ें, रोजाना आधा घंटा पढ़ना है, 3 दिन आधा घंटा पढ़ेंगे, अगले दिन 40 मिनट कर लें, फिर 3 दिन 40 मिनट पढ़ें, अगले दिन 50 मिनट कर लें, 10-10 मिनट बढ़ा लें। कोई नहीं कह रहा आपसे कि आप उन्हें रोजाना 4 घंटे 5 घंटे लगाने, ओ भाई नहीं कर सकते, आदत ही नहीं है 5 घंटे मुसलसल काम करने की, है किसी को आदत? तो नहीं हो सकता, बट डील इट विद टेक्निकली। मैं आदत कैसे डालूंगा, आहिस्ता आहिस्ता करके वो आदत डली, आहिस्ता आहिस्ता करके अपने आप को सिस्टम के सामने 8 घंटे बैठने की प्रैक्टिस, 10 घंटे 12 घंटे मुसलसल काम करने की, वो पहले दिन नहीं होगा कि 12 घंटे काम करने की, थोड़ा थोड़ा, ठीक है? तो पहले दिन से शेड्यूल कर लेंगे, यार ये हफ्ता है, इस हफ्ते में मेरा टाइम ये है कि मैं रोजाना 40 मिनट 50 मिनट, या अगर आप समझते हैं 1 घंटा, तो 1 घंटा मैं रोजाना दूंगा। अब आंधी आए, तूफान आए, मौत हो जाए, मैयत हो जाए, शादी हो जाए, कुछ हो जाए, 1 घंटा मैंने देना है। अगर उस स्लॉट में बिजी था तो वो पूरा करना है मुझे, चाहे रात को, दिन भर नहीं किया, रात से 11-12 पे करना पड़े, करना है उस काम को। जब ये थोड़ा सा अपने आप को फाइट पे लगाएंगे, तो आप फिर देखेंगे आपके अंदर कैसी ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है। आपको फाइट की आदत पड़ेगी, आपको ढूंढने की, आपको लड़ने की, आपको समझने की आदत पड़ेगी। और सबसे आसान रास्ता कौन सा है? कोई, लेकिन ये सिलसिला चलता रहेगा, अब इस पर हम देखते ही रहेंगे, कर नहीं पाएंगे, ठीक है भाई? तो ज्यादा नहीं है, मैं कह रहा हूँ इंजॉय करके पढ़ो, खुदा की कसम, मतलब आप सर पे सवार करके नहीं पढ़ो, कीप इंजॉइंग यार, गैदरिंग बना लो, कहीं बैठ गए, इधर मिल गए, करीब करीब के लोग हैं, इधर चले गए उधर चले गए, कि यार चलो हफ्ते में एक दिन बैठेंगे, एंजॉय करेंगे, पढ़ेंगे, एंजॉय करेंगे, गैदरिंग बनेंगे, इस तरह चले। उसको ये नहीं समझे कि यार पता नहीं क्या है, बस अब ये हो करने का ना, वैसे नहीं, कीप इंजॉइंग अपने काम को। अगर आप इंजॉय करना सीख लेंगे, इंजॉय करके पढ़ना सीख लेंगे, तो जबरदस्त होगा, आउटकम भी आएंगे और मजा भी आएगा आपको। चल गया ये ऑब्जेक्ट 2 चल गया, ठीक हो गया। अच्छा भाई, तो हमने कंस्ट्रक्टर्स जो है वो देख लिया है कि हम कंस्ट्रक्टर जो है वो फंक्शन जो है वो कैसे बनाते हैं। अब मैं आपको यहाँ पर एक छोटा सा काम दे रहा हूँ कि आपने चार स्टूडेंट्स क्रिएट करने हैं, ठीक है? जिनके आपके पास नाम होगा, एज होगा, कोर्स होगा, ईमेल आईडी होगी, और क्या होगा, कॉन्टैक्ट होगा,
और वो स्टूडेंट क्या कर सकेगा, और वो स्टूडेंट जो है वो लाइब्रेरी यूज कर सकता है, वो स्टूडेंट जो है वो एग्जाम दे सकता है। लाइब्रेरी यूज करने के लिए उसके पास आईडी कार्ड होना लाजमी है, लाइब्रेरी कार्ड आईडी, लाइब्रेरी आईडी कार्ड होना लाजमी है। एग्जाम देने के लिए उसके पास क्या होना चाहिए, उसकी फीस सबमिटेड होनी चाहिए और उसकी अटेंडेंस जो है वो क्या होनी चाहिए, 70% से ज़्यादा होनी चाहिए। ठीक है, बस आपने पहले कंस्ट्रक्टर ऑब्जेक्ट बनाना है, उससे 4 स्टूडेंट क्रिएट कर लेंगे, हो जाएगा। पहले तो बना ले, ये वाला मसला है ना, फंक्शन बनाना, इसको हम डिस्कस कर लेंगे, कोई बात नहीं। सिंपल ऑब्जेक्ट्स तो बनाए, वो तो बन जाएगा ना। दो तीन हफ्ते पहले ना मेरा एक इंटरव्यू था, तो वो बड़ा, मैं पहले उसको सीरियस नहीं ले रहा था। बाद में जो है मैं ज़रा कंपनी का प्रोफाइल वगैरह देखा, तो मेरे तो जो है ना वो, मैंने कहा यार ये मैंने क्या किया। तो वो ऐसे ही किसी ने मुझे रिकमेंड कर दिया था। तो अब सीन ये हुआ कि वेडनेसडे का दिन था, 4 बजे इंटरव्यू था दिन में, और मुझे कुछ नहीं पता ना। अब मैंने 2 बजे उठा, मैंने देखा, अरे यार क्या पूछेंगे, चलो ठीक है। अब जिस बंदे ने इंटरव्यू करना था उसका भी उन्होंने नाम वाम बताया हुआ था, मैंने जाके उसको सर्च किया। अब जब मैंने उसको सर्च किया, अब वो बंदा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में पीएचडी, और दुनिया भर की कोई 17-18 कंपनीज में जो है वो डाटा साइंटिस्ट रह चुका है। अब मैंने कहा यार, अब वही ख्याल आ रहा, क्या छोड़ भाई, क्यों जलील होना है। मैं परेशान हूँ। मैंने कहा यार देखो, एक चीज़ है, जिसने मुझे रिकमेंड किया हुआ है ना, उसने बड़े भरोसे से रिकमेंड किया होगा कि नहीं यार ये एलिजिबल बंदा है। अगर मैं इंटरव्यू ना दूं, मैं बोलूँगा यार मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ, चलो ठीक है। अगर मैं इंटरव्यू दूं और उसमें फेल हो गया, तो फिर तो कितनी जो है ना वो आगे खजीमत उठानी पड़ेगी। तरह तरह के ख्याल आ रहे हैं, अब क्या करूं। काफी देर सोचता रहा क्या करना चाहिए। अच्छा, फिर मैंने आग बंद करके मैंने कहा यार वो इतना, क्या करना चाहिए। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, इज्जत तो आनी जानी चाहिए। और मैं अपेयर हो गया इंटरव्यू में ना, और आप यकीन करें, मतलब वो इतना जबरदस्त बंदा था, वो इतना जबरदस्त बंदा था, उसने बड़े सिंपल और बड़े स्ट्रेट फॉरवर्ड सवालात पूछे। और इंटरव्यू में उसने कहा भाई मैं बेसिकली इंटरव्यू नहीं कर रहा, मैं वैसे ही आपसे इंटरेक्ट कर रहा हूँ। आपने इतना काम किया हुआ, ये किया वो किया हुआ है, तो मैं देखूँ क्या क्या काम है। केस स्टडी पूरी सिनारियो पूछा, अगर ऐसा हो जाता है तो ऐसा क्या करना है, ये करना है वो करना है। मतलब वो कोई आधे घंटे का इंटरव्यू शेड्यूल था, 50 मिनट से ज़्यादा हो गए। खैर इंटरव्यू खत्म हो गया, उसने
का मेरी तरफ से ओके, बस अब HR वाले मामला जो है ना वो आपके पास जो है ना अरेंजमेंट, वो कॉल आ जाएगी, फिर HR से इंटरव्यू कर लीजिएगा। तो उसके बाद में सोच रहा था, देखो भागना कितना आसान था, समझ लो, निकल जाना छोड़ देना जो है वो कितना इजी था कि मैं उस टाइम पे लॉगिन नहीं होता, बट ठीक है उनको ईमेल डाल देता है, वो भी नहीं डालता, बट ठीक है, नहीं नहीं टाइम नहीं मिला, नहीं दिया, ठीक है। लेकिन जब आप लग जाते हैं ना कि नहीं यार, तो स्टेप लो तो सही, कुछ ना कुछ जो है पॉजिटिव जो है वो निकल ही आएगा, तो वो निकल आता है। अब देखो करना क्या हुआ, मजे की बात तो आप तुम्हें बताता हूँ। अब वो पोजीशन थी, उसका पहले तो मतलब मैं इतना नॉन सीरियस था उसके बारे में कि मैं उसके टाइटल को भी सही से नहीं पढ़ रहा था। उसमें लिखा हुआ था SC/AM डैश DS डैश मीना, यार पता नहीं क्या टाइटल है। बाद में मैंने सर्च किया, अभी AM का मतलब है असिस्टेंट मैनेजर, नहीं SC का मतलब है सीनियर कंसल्टेंट, ये डेजिग्नेशन होगा। पोजीशन जो होगी वो असिस्टेंट मैनेजर की होगी। DS फॉर डाटा साइंस, मीना फॉर मिडिल ईस्ट एंड नॉर्थ अमेरिका, जो नॉर्थ अफ्रीका, दुबई और कतर, बहरैन और सारी चीज़ें। और आपने कभी कभी आपको फ्रीक्वेंट जो है वो ट्रैवल भी करना पड़ेगा, वैसे आप रिमोट जो है वो काम करते हैं। प्रोजेक्ट्स आपने 2-3 जो है वो उनके देखने पड़ेंगे, आपके अंदर टीम काम कर रही है, एज अ कंसल्टेंट जो है वो आप फर्म्स के साथ जो है वो डील कर रहे होंगे, उनकी प्रोजेक्ट रिक्वायरमेंट्स और सारी चीज़ें। अच्छा चलो ठीक है, अब 1 हफ्ता गुजर गया, 2 हफ्ते गुजर गए, कोई ना HR की तरफ से कॉल आई ना कोई ईमेल आई। मैंने कहा हो गया, प्रोग्राम बढ़ गया इसका मतलब, ठीक है। फिर जिनके थ्रू रिकमेंड किया मैंने उनको पता, मैंने कहा यार जरा खबर तो लो क्या सीन है। तो फिर उस बंदे ने वॉइस मैसेज किया उनको, फिर उन्होंने मुझे फॉरवर्ड किया। अब उसमें वॉइस मैसेज में कहा भाई इंटरव्यू अच्छा हो गया था और सब चीज़ें ज़बरदस्त थी, लेकिन जो पैकेज हम ऑफर कर रहे हैं उनकी करंट जो इनकम है वो उससे ज़्यादा है, तो वो उस प्रोफाइल में जो है वो नहीं आ रहे। इस वजह से ऑन बिहाफ ऑफ माई सेल्फ मैंने जो डेजिग्नेशन है असिस्टेंट मैनेजर से बढ़ा के मैनेजर कर दिया है, और पर्क्स और बेनिफिट्स जो हैं वो अब क्या हो जाएंगे, डबल हो जाएंगे। तो वो क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लग रहा था, हमारी कंपनी बड़ी है, बेसिकली कंपनी जो है वो है, ये बिग 4 कंपनीज कहलाती हैं दुनिया की, बिग 4 अकाउंटिंग फर्म्स, दुनिया की टॉप अकाउंटिंग फर्म्स में से एक फर्म है। कि कंपनी बड़ी है लेकिन फिर भी कम पैसों पे आना जो है वो मुनासिब नहीं है, जायज़ बात नहीं है। तो मैंने ऑन बिहाफ ऑफ माई सेल्फ मैंने आगे मैनेजमेंट को रिकमेंड कर दिया है, इसको असिस्टेंट मैनेजर नहीं मैनेजर की डेजिग्नेशन पे रख ले। तो इस वजह से मैंने वो केस फॉरवर्ड किया हुआ है, तो वो सीनियर बॉस के पास गया हुआ है। दिसंबर की छुट्टियां चल रही हैं, तो दे आर नॉट हेयर, तो अप्रूवल अब मैनेजर लेवल का अप्रूवल जो है वहाँ से आता है, तो अप्रूव हो जाएगा, मैंने रिकमेंड किया हुआ है, तो फिर उनको कॉल आ जाएगी। अब बताने का मकसद क्या है कि देखो अपॉर्चुनिटी के अंदर क्या चीज़ें छुपी है आपका वेट कर रही होती, और आप और मैं अपनी वीकनेसेस और अपने डर और अपने खौफ की वजह से क्या क्या चीज़ें जो है वो मिस कर रहे होते हैं। तो डरना और खौफ में रहना, ये हो जाएगा वो नहीं होगा, नहीं होगा, ये सब चीज़ें छोड़ें, फुल फ्लैश अपने पूरे पोटेंशियल के साथ जो है वो मेहनत करना शुरू कर दें। आपका तो अभी लाइफ शुरू हो रही है ना यार, मुझे तो आज 19 साल हो गए इस फील्ड में।
2004 का मेरा ग्रेजुएशन है। तो मुख्तलिफ जगहों पे वक्त गुजारते गुजारते जो है वो अभी पिशावर में बैठा। तो आपका तो जो है वो स्टार्ट है, और अपनी आदत को मजबूत करें, ठीक है। फाइट करना सीख लें, विड्रॉ नहीं करना, भागना नहीं है। क्या होगा इन द एंड नहीं होगा, लेकिन बहुत कुछ सीख जाऊंगा। क्योंकि फरार वाली आदत जो है ना, वो हर जगह से हमें क्या करेगी, वो फिर यही हमारा दिमाग चलता रहेगा, बस जहां से नहीं हो रहा निकलो। ले आओ इधर। ये क्या नंबर है ना ये, तो इसको जीरो से स्टार्ट नहीं करो। आप ये नंबर इतना बड़ा हो सकता है क्या? कॉन्टैक्ट नंबर को हमेशा स्ट्रिंग में रखते हैं। इसमें जगह कंट्रोल जेड करके कैलकुलेशन लगाओ। इसका बुरका तो उतार दो। ठीक है। नंबर हमेशा ऐसी क्वांटिटी को रखेंगे जिसको मल्टीप्लाई डिवाइड करना हो। कॉन्टैक्ट नंबर, रोल नंबर, आईडी नंबर, ये सब स्ट्रिंग में रख जाते हैं। नहीं तो अब ये तुमने वही हरकत करी ना कि बार बार फंक्शन बना दिए ना। हमें तो एक बार फंक्शन बनाया कि ऑब्जेक्ट बहुत सारे बनाने थे भाई, देखो ना। ये एक बार हमने कंस्ट्रक्टर फंक्शन बनाया, बार बार थोड़ी बनाए थे, एक बार बन गया ना वो। इसी से तो बचना है। अब यहाँ बस ये S2 S2 S3 यहाँ क्रिएट करो, बाकी लोगों का हो गया। कर रहे हैं, हो रहा है। छोटा सा काम है, सिंपल। फंक्शन बनेगा, इसका नाम स्टूडेंट्स। ये क्या क्या रिसीव करेगा? नेम, एज, कोर्स, ईमेल, कॉन्टैक्ट। दिस डॉट नेम, नेम, this dot age, age, course, बस ये हमारा बन गया। अब इसमें हमने फंक्शन ऐड करना है, लाइब्रेरी। क्या लिखूंगा अभी? दिस डॉट लाइब्रेरी इज इक्वल टू फंक्शन
फंक्शन। अब ये फंक्शन पहले लाइब्रेरी कार्ड चेक करेगा फिर अलाउ करेगा ना। तो यहाँ ले लेता हूँ मैं कार्ड, लाइब्रेरी कार्ड, प्रॉम्प्ट से ले लूँ, प्रॉम्प्ट डू यू हैव लाइब्रेरी कार्ड। ठीक है, इस पे चेक लगा देंगे। अगर क्या चेक होगा, लाइब्रेरी कार्ड किसके बराबर हो जाए, यस के बराबर हो जाए, तो क्या हो जाएगा, अभी कंसोल करा देते हैं, डॉक्यूमेंट करा देते हैं। ठीक है, दूसरा क्या था हमारे पास, दिस डॉट, इसको मैं नाम देता हूँ यूज लाइब्रेरी। इसको क्या देता हूँ, एग्जाम वाले को क्या नाम दें, ठीक है। इसके लिए क्या करना है, इसके लिए मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पर एक और वेरिएबल लेता हूँ, क्लास, बस प्रेजेंट्स ले लेता हूँ उसकी। ठीक है, कितना प्रेजेंट रहा है वो यूजर से ले लेंगे, दिस डॉट प्रेजेंट, प्रेजेंट। अब यहाँ क्या बोल रहा हूँ, अब प्रेजेंट से मैं उसकी परसेंटेज ऑफ क्लास निकाल लेता हूँ। क्या करता हूँ, अटेंडेंस, अब फॉर एग्जांपल हमारे पास 100 डेज में से ले लेंगे हम। ठीक है, तो परसेंटेज कैसे निकल आएगी भाई, दिस डॉट प्रेजेंट, प्रेजेंट में वैल्यू आएगी ना, इसको यूज किया, और क्या होगा, डिवाइडेड बाय 100 और मल्टीप्लाई बाय, नहीं डिवाइड बाय टोटल। तो टोटल में कितना रख दें, कितने डेज रख दें, टोटल में हम डेज रख देते हैं, चलो 100 डेज रख देते हैं। ठीक है, डिवाइड बाय टोटल। अब यहाँ क्या लिखूंगा मैं, अगर अटेंडेंस की जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 70 है, तो हम क्या करेंगे, document dot write you can appear an exam।
एल्स डॉक्यूमेंट डॉट राइट चलो डायरेक्टली लिख देते हैं अभी, यू हैव short attendance you are not allowed to sit in exam। ठीक हो गया, दोनों फंक्शन बन गए हमारे एक ऑब्जेक्ट के अंदर। अच्छा कोई नई चीज नहीं लिखी है, मेरे ख्याल से सबको समझ में आ रहा होगा क्या किया। ठीक है, फिर भी अगर किसी को लग रहा है कि सर ये बीच में क्या कर दिया आपने, तो प्लीज रेज योर क्वेश्चन। सब ओके? अभी दिस को छोड़ दें, दिस बता देता हूं। चलो देखो दिस में क्या होता है। अब ये मैं स्टूडेंट का एक ऑब्जेक्ट बनाने जा रहा हूं, समझना भाई। मैंने यहां पर बनाया st1 न्यू स्टूडेंट होना चाहिए, स्टूडेंट न्यू स्टूडेंट। क्या क्या चाहिए इसको, नेम चाहिए, मैंने यहाँ दे दिया भाई। ठीक है, और क्या चाहिए, एज चाहिए, मैंने यहाँ दे दी भाई। और क्या चाहिए, कोर्स, मैंने क्या दिया भाई। और ईमेल, और क्या चाहिए, कॉन्टैक्ट, और क्या चाहिए, प्रेजेंट डेज। मैंने कहा यार प्रेजेंट डेज उसके जो है वो फॉर एग्जाम्पल 80। सारा हो गया, ये हमारा एक स्टूडेंट क्रिएट हो गया। डन। अच्छा अब मुझे बताओ, ये जो नेम है, सब समझे, जरा काम को रोके स्क्रीन पे देखें। ये जो हमारा नेम है, ये यहां से चला, जैसे ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा अपने कंस्ट्रक्टर फंक्शन के पास जाएगा, ये यहां से चला, नेम कहां पर जाके स्टोर हुआ, पहले यहां पर आया, इसने नीचे लिया और यहां से बोला एक वेरिएबल क्रिएट कर रहा हूं मैं, नेम के नाम का ही वेरिएबल क्रिएट कर रहा हूं, इसके अंदर डाल दो, इसने डाल दिया। ठीक है, अब देखो, अब जो अगली बात करने जा रहा हूं, अगली बात ये है कि मैंने एक और ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, मैंने एक और ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, क्या कॉपी हुआ भाई। अच्छा, स्टूडेंट 2, ठीक है, इसका नाम जो है वो ये है, इसकी एज जो है ये है, ठीक है, इसकी ईमेल आईडी जो है वो ये है, इसका कॉन्टैक्ट नंबर जो है वो ये है, इसके अटेंडेंस डेज जो है वो 67 है। अब ये नाम कहाँ जाएगा, ये जो नाम है ये कहाँ जाएगा, यहीं जाएगा। तो पुराने वाले का क्या होगा, वो तो ओवरराइड हो जाएगा। जबकि हमारे पास, थोड़ी देर के लिए इसको कमेंट लगा रहा हूं, जबकि हमारे पास, समझना इस बात को, ठीक है, यहां पर student1 डॉट नेम, क्या नाम है, जबकि हमने 2 क्रिएट कर लिए, पुराना तो ओवरराइड हो जाना चाहिए था। student2 डॉट नेम, दोनों आ रहे, बात समझ आ रही। जब एक ही वेरिएबल में
एक वैल्यू जाती है, उसके बाद दूसरी वैल्यू उसी वेरिएबल में जाती है, तो पुरानी वैल्यू क्या हो जाती है? ओवरराइड हो जाती है। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं हो रहा। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह यह है कि ये एक कंस्ट्रक्टर ऑब्जेक्ट है ना। जब ये ऑब्जेक्ट इसने क्रिएट किया तो कंस्ट्रक्टर क्या करता है? कॉपी बना लेता है। क्या बनाता है? इस चीज की हूबहू क्या बना लेता है? कॉपी बना लेता है। लाइक ये जितने ऑब्जेक्ट बनते जाते हैं इनकी कॉपी बनती जाती है। हमारे पास ये हमारा कंस्ट्रक्टर है जो हमसे क्या क्या ले रहा है? हमसे इसने बोला है कि भाई हम सिर्फ एक ही वेरिएबल ले रहा हूं, दिस डॉट नेम, और हमने ये वैल्यू लिख दी। ठीक है। इसकी मदद से जब मैंने ये कंस्ट्रक्टर ऑब्जेक्ट बनाया तो यहां मेमोरी में एक कॉपी बन गई। ये किसकी कॉपी है? स्टूडेंट 1 की। और इस कॉपी के अंदर क्या लिखा हुआ है? समझना जरा। इस कॉपी के अंदर ये लिखा। जब मैंने दूसरे ऑब्जेक्ट के लिए बनाई सेम चीज, तो इस दिस की वजह से क्या हुआ? इस दिस की वजह से ये हुआ, दिस डॉट नेम यहां पे लिखा। ठीक है। तो इसकी एक और कॉपी बन गई। इसको यहां बना लेते हैं। ये किसके लिए? स्टूडेंट 2 के लिए। ठीक है। मैंने दो ऑब्जेक्ट्स क्रिएट किए हैं, ठीक है। एक ये वाला और एक ये वाला। जितने भी क्रिएट करते जाऊंगा ये क्या बनाता रहेगा? उसकी हर ऑब्जेक्ट की कॉपी बनाता रहेगा। अब मैं इसको कहता हूं, अब मैं बाहर से कहता हूं कि भाई मुझे नेम चाहिए। क्या कहा था हमने? यहां पर क्या कहा था हमने? मुझे नेम चाहिए। लेकिन नेम के साथ साथ मैं क्या लगा रहा हूं? स्टूडेंट बता रहा हूं। यानी मुझे नेम चाहिए, लेकिन नेम चाहिए। अच्छा, ये क्योंकि मुझे नजर नहीं आ रहा है ना, ये तो मैंने सिर्फ विजुलाइज करने देता है। इसने इंटरनली बनाया हुआ है ना, इंटरनली बनाया हुआ है। ये तो सिर्फ विजुलाइज करने की। मैंने कहा नेम चाहिए। उसने कहा किसका नेम चाहिए? तो दिस के अंदर क्या आ रहा है? स्टूडेंट। दिस के अंदर क्या आ रहा है? स्टूडेंट 1। तो ये दिस के अंदर कौन आ रहा है? स्टूडेंट 1। तो जब स्टूडेंट 1 भेजा तो दिस की जगह क्या रिप्लेस हो गया? स्टूडेंट 1 डॉट नेम। तो ये स्टूडेंट 1 की कॉपी में जाएगा और उसका नाम ले आएगा। और जब मैं कहूंगा स्टूडेंट 2, यहां पर स्टूडेंट 2 डॉट नेम, तो स्टूडेंट 2 में क्या रिप्लेस हो जाएगा? अब दिस की जगह क्या आ जाएगा? स्टूडेंट 2 डॉट नेम। तो ये स्टूडेंट 2 की कॉपी में आएगा और यहां से ये नाम जो है वो उठा के ले आएगा। तो दिस बेसिकली क्या है? दिस बेसिकली कैप्चर्स और पकड़ता है, रिसीव करता है ऑब्जेक्ट का रेफरेंस। आप रेफरेंस का वर्ड मुश्किल लग रहा है, कोई बात नहीं, ऑब्जेक्ट का नाम। दिस के अंदर क्या होता है? ऑब्जेक्ट का नाम। जैसे हॉस्पिटल के रिकॉर्ड में फाइल्स रखी हो। अच्छा, अगर दराज देखते हैं सारी फाइलें एक सी लग रही होती है ना, या किसी की छोटी बड़ी फाइल होती है, मोटी है, एक की ब्लैक होगी एक की ब्लू होगी, नहीं, सारी फाइल एक सी होती है। बट मैं कहता हूं कि भाई मुझे पेशेंट की बीमारी बताई जाए, तो पहला सवाल क्या होगा भाई? कौन से पेशेंट की? तो मैं साथ साथ बताऊंगा, पेशेंट आईडी डॉट बीमारी। तो वो जाएगा उस फाइल में और उसी फाइल से बीमारी निकाल के लाएगा ना। ठीक है, क्योंकि उधर सबकी कॉपीज पड़ी हुई है, उसी फाइल से बीमारी लाएगा। स्टूडेंट्स के रिकॉर्ड है, फॉर्म फिल किया था ना सबका हमने एक जैसा, मुझे कॉन्टेक्ट नंबर चाहिए,
तो किसका चाहिए, तो स्टूडेंट का नाम बताऊंगा तो वो दिस की जगह जाएगा, स्टूडेंट डॉट कॉन्टैक्ट, इमरान डॉट कॉन्टैक्ट, कि भाई इमरान का कॉन्टैक्ट निकाल के लाओ उसकी कॉपी में से। तो ये दिस, अब बात समझ में आ रही है? दिस क्या है, इट्स बेसिकली रेफर्स टू द ऑब्जेक्ट रेफरेंस है, ये ऑब्जेक्ट आईडी है। ये मुश्किल लग रहा है, कोई बात नहीं, समझ लें कि ये ऑब्जेक्ट का नाम है जिसके अंदर से कॉपी जो है वो निकाल के लानी है हमें। ठीक हो गया, बात समझ में आई? अब हमारे पास ये बन चुका है, अब हम मुख्तलिफ फंक्शन जो है वो कॉल करते हैं कि कौन सा स्टूडेंट वन, कौन सा फंक्शन है भाई हमारा, लाइब्रेरी यूज कर सकता है, चेक करते हैं। डू यू हैव लाइब्रेरी कार्ड, नहीं सर लाइब्रेरी कार्ड तो भूल के आ गया मैं घर पे। फिर जवाब नहीं आ रहा है, अनडिफाइंड आ रहा है, चेक कर लेते हैं क्या बोला है हमने। डॉक्यूमेंट डॉट राइट में आ रहा है तो ऊपर आएगा वो, यहाँ आना चाहिए डॉक्यूमेंट। चलो अभी इसको कंसोल डॉट लॉग ही कर देते हैं अभी। इसको भी लॉक कर देते हैं। स्टूडेंट वन डॉट यूज लाइब्रेरी, नो अनडिफाइंड, क्यों? क्योंकि इसका एल्स तो हमने डिफाइन किया ही नहीं है। तो फिर अब क्या करूं, लिख दूं यहाँ पे एल्स, एल्स ठीक है, without card nobody is allowed to use library, yes you are allowed to use library। और क्या था हमारा फंक्शन, स्टूडेंट वन डॉट स्टूडेंट टू ले लेते हैं अब, स्टूडेंट टू डॉट अपीयर एग्जाम, यू हैव शॉर्ट अटेंडेंस यू आर नॉट अलाउड टू सी, क्योंकि हमने उसकी अटेंडेंस कितनी भेजी थी, 67 भेजी थी। अच्छा स्टूडेंट वन का चेक कर लेते हैं, यू कैन अपीयर इन एग्जाम। प्रॉपर्टीज तो एक्सेस हो रही है, हमने फंक्शन भी जो है वो देख लिया। अटेंडेंस यहाँ से हार्ड कोडेज भेज रहे हैं, हम इनपुट भी ले सकते हैं, ठीक है। चलो पहले इतना ही रहने दो। आगे फी का फंक्शन भी है, फी को तो हमने यूटिलाइज ही नहीं किया ना, क्या था हमारा कंडीशन क्या थी, एग्जाम और फी। चलो तो वह आप इतना तो खुद ही ऐड कर लेना, एंड ऑपरेटर लगा देना, फीस भी पे होनी चाहिए अटेंडेंस के अलावा, सिंपल यहाँ एक एंड ऑपरेटर लगेगा। और एक और इनपुट लेंगे अटेंडेंस के बाद, एंड ऑपरेटर लगा लो या फिर नेस्टेड इफ लगा लो, नेस्टेड से भी हमारा काम हो जाएगा। मुकम्मल करें इसको,
लग गया इसमें फीस का सिस्टम लग गया। पहले फी को रखेंगे अटेंडेंस को।
हो गया? इज नॉट डिफाइंड, तो कहाँ पर भाई ये फीस है? शॉर्ट अटेंडेंस क्यों आ रहा है भाई? अच्छा, उल्टा कर दिया, ये वाला ऊपर जाएगा। ये वाला नीचे आएगा। फीस पेड पे अपेयरिंग एग्जाम हो गया। दूसरा सवाल नहीं पूछा। अच्छा, अटेंडेंस तो पूरी थी ना? सही, अटेंडेंस तो हमने यहाँ से भेजी है ना? नहीं, ये भी आसान ही है। इसमें क्या हमने क्या किया अभी, नेस्टेड बना दिया बस। मैं इसको नेस्टेड हटा के एक काम करता हूँ, एंड ऑपरेटर लगा देता हूँ। ठीक है, एंड ऑपरेटर, और यहाँ पर ये वाली कंडीशन ले लेता हूँ, तो ये सिंपल हो जाएगा। ठीक है, अगर ये दोनों पूरी हो जाएंगी तो इसको हटा देता हूँ यहाँ से, अपीयर इन एग्जाम। ज्यादा शॉर्टकट नहीं। अच्छा जी, ये हो गया। अभी इसको क्या मसला, कोई ब्रैकेट कम है क्या? इसका ब्रैकेट भी हटाना। ठीक है, स्टूडेंट 2 की शॉर्ट थी ना? समझ में आ गया कि यहाँ मैं अब नेस्टेड नहीं किया, दोनों कंडीशन यहीं अप्लाई कर दी है, तो हाँ यहीं टेस्ट करके अपेयर हो जाएगा, वरना शॉर्ट अटेंडेंस हो जाएगा। ठीक हो गया।
सही है, बस यहीं तक रखते हैं अभी।